हेलो दोस्तों। उम्मीद आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम ऑर्गेनिक का सफर स्टार्ट करने वाले हैं। ऑर्गेनिक का ये पहला लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे ऑर्गेनिक को समझने के लिए कुछ बेसिक टूल्स की या बेसिक बातें करेंगे। क्यों समझना जरूरी इन बातों को? तो देखो बेटा, किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, उस पर पकड़ बनाने के लिए उसके बेस की जरूरत होती है। अब जैसे मैथ के आप सवाल करो तो उसके फॉर्मूले की जरूरत होती है। जैसे आप किसी भी चीज मकान का निर्माण करो तो नींव बनाने की जरूरत होगी। जितना स्ट्रॉन्ग नींव होगी उतना ही उतना ही अच्छा, मतलब उतना ही मजबूत वो मकान बनेगा। या फिर आप कोई भी स्पोर्ट या एनीवन कुछ भी कर रहे हैं तो किसी भी चीज के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, बेसिक चाहिए होता है। ऐसे ही अगर आपको ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक बातें हैं। हालांकि हम यहाँ पर डिटेल में तो बात करेंगे नहीं, वैसे तो जीओसी आपको आनी चाहिए ऑर्गेनिक को अच्छे से समझने के लिए, और जीओसी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। लेकिन अगर हम 12th लेवल पे बात करें और ऑर्गेनिक समझनी है तो कम से कम जो बातें हम आपको बताएंगे, ये जो 3-4 लेक्चर होंगे, आई थिंक इन 3-4 लेक्चर, ये जो बेसिक लेक्चर है, ये आप सबसे आने चाहिए अगर आप चाहते हो कि ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए। ठीक है बेटा, तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को सिखाते जाएंगे, फिर जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो उनसे इन लेक्चरों को मैच करेंगे। खैर, तो इसलिए आपको ये लेक्चर चारों स्टेप बाय स्टेप देखना है। और अगर किसी पे कुछ आता है, इनमें से बहुत सारी बातें आती होंगी बच्चों को, तो वो स्पीड बढ़ा के देख सकता है, वो चेक कर सकता है। ठीक है बेटा, फिर आप कमेंट्स में भी अपनी राय दे सकते हैं कि ये जो पढ़ाया गया है वो बेहतर है या नहीं है या क्या है, आप अपनी राय भी दे सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं बेटा लेक्चर क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में। लेक्चर नंबर फर्स्ट है ये, कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक कंसेप्ट की बात होगी। बेसिक कंसेप्ट की बात होगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले अगर बात की जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन की, भाई कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, बहुत सारों का सवाल होता है। तो बेटा कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ना, ध्यान से सुनो बेटा, कार्बनिक यौगिक की अगर हम बात करें कि हमें कहां से प्राप्त होते हैं, तो 1780 के लपेट में कहा गया कि जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं या जो हमारे पास पदार्थ होते हैं वो दो प्राकृतिक स्रोत, तीन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। कहां से? पेड़ पौधे, जीव जंतु और खनिज। तो जनरली माना गया कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं और जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो खनिजों से प्राप्त होते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे जीव जंतु होंगे उनसे तो हमें कार्बनिक यौगिक मिलेंगे, और जो बेटा खनिज या चट्टानों से प्राप्त होंगे वो हमारे अकार्बनिक यौगिक होंगे। तो जनरली हमने ये माना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, फिलहाल कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों में विविध प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले पदार्थों के तीन प्रमुख स्रोत, मेन सोर्स जो है वो तीन है, पौधे, जंतु तथा खनिज। पौधे, जंतु तथा खनिज। 1780 के आसपास रसायनज्ञों ने यौगिकों को इनके स्रोतों के आधार पर कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों में वर्गीकरण किया। क्लियर है बात बेटा? जैसे यौगिक जैसे चीनी, अब चीनी जो है, शर्करा जो है, जिसे हम शुगर बोलते हैं, वो गन्ने से मिलती है और गन्ना क्या है? पेड़ पौधा है, तो ये कार्बनिक हो गया। ऐसे ही तेल, वसा, ये जंतुओं से मिलते हैं बेटा। विटामिन, प्रोटीन, समझ रहे हो बात को? यूरिया, यूरिया मतलब यूरिन से प्राप्त किया जाता था उस समय। किससे? यूरिन से, मूत्र से प्राप्त किया जाता था, तो ये भी एक कार्बनिक यौगिक हो गया बेटा। आदि जंतु तथा पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इन्हें कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया, इसलिए इनको हमने क्या क्या कहा बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यौगिक जैसे नमक, मार्बल, फिटकरी, नीला थोथा, हरा कशिश आदि निर्जीव पदार्थों जैसे चट्टान, खनिज आदि से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया बेटा? कार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन्हें कहा गया, ये बात आपको अलग से क्लासिफाई होनी चाहिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि भाई
जो पेड़ पौधे और जीव जंतु से प्राप्त किए गए उन्हें हमने कार्बनिक यौगिक कहा, और जो खनिजों और चट्टानों से प्राप्त किए गए उन्हें हमने अकार्बनिक यौगिक कहा। क्लियर है बात बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। इसी के आधार पर एक महान साइंटिस्ट जिसे हम बर्जीलियस कहते हैं, बर्जीलियस, उन्होंने एक जैव शक्ति का सिद्धांत दिया जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं बेटा। अब ये जो जैव शक्ति का सिद्धांत दिया, ये किसके आधार पर दिया? ये ऑर्गेनिक के बेसिस पर दिया, सन 1815 में दिया था। कब दिया था बेटा? 1815 में, बर्जीलियस। किसने? बर्जीलियस। अब बर्जीलियस ने एक जैव शक्ति सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा भाई कि जो हमारे पास कार्बनिक यौगिक होते हैं, सिंपल सी थ्योरी थी इनकी, कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनको पेड़ पौधे जीव जंतु से प्राप्त किया जा सकता है, इनको प्रयोगशाला में, लैब के अंदर नहीं बनाया जा सकता। बस ये बात आप समझ लो जैव शक्ति का सिद्धांत का मतलब क्या कहा भाई बर्जीलियस ने सन 1815 में कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको पेड़ पौधे, जंतु, इनसे प्राप्त किया जा सकता है। इनको लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर नहीं बनाया जा सकता, लैब में नहीं बना सकता। इनको पेड़ पौधे और जीव जंतु से प्राप्त कर सकते। इसी को हमने कहा जैव शक्ति सिद्धांत। अब इन्हीं के एक स्टूडेंट थे वॉहलर, ध्यान से सुनते रहो बेटा। वॉहलर 1828 की बात है, 1828 की बात है। वॉहलर इन्हीं के स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। अब ये जो हमारे पास बर्जीलियस है, इन्होंने जो थ्योरी दी थी कि भाई किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप जीव जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त कर सकते हो, उनको लैब के अंदर नहीं बना सकते, लैब के अंदर बिल्कुल बनाना असंभव है। इस थ्योरी को काफी समय तक लोगों ने माना, लेकिन जब वॉलर काम कर रहे थे, स्टूडेंट थे 1828 में, तो जैसे आप हम सब लैब के अंदर काम करते हैं और के यो भी मिला देखेंगे क्या बनेगा, यो भी मिला, इस तरह की चीजें वॉलर कर रहे थे। ये तो था नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर बन जाएगा, ये तो सोच में भी नहीं था, दिमाग में भी नहीं था, क्योंकि गुरुजी ने, आपको पता ही है गुरुजी की बात सब मानते हैं। गुरुजी ने क्या रखा था कि भाई लैब के अंदर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बना सकते, इसलिए इनकी बात सर्वमान्य थी। ये तो स्टूडेंट है भाई, गुरुजी ने क्या रखा है, तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो इसलिए इनके दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं थी, बस ये था कि इधर उधर की चीजें मिक्सअप कर रहे थे। और ऐसा मिक्सअप करने पर इन्होंने एक कंपाउंड अमोनियम साइनेट, मान लो फिलहाल पूरी डिटेल में बात नहीं करें, अमोनियम साइनेट को इन्होंने गर्म करा, और गर्म करने के बाद प्रोडक्शन हुआ यूरिया, NH2CONH2। यह है बेटा हमारा अमोनियम साइनेट। क्या है बेटा? अमोनियम साइनेट, साइनाइड नहीं, साइनेट किसे कहते हैं? इस CNO ग्रुप को साइनेट कहते हैं बेटा, CNO को। और साइनाइड किसे कहते हैं? CN को। तो CN तो मेरा हो गया साइनाइड, और CNO हो गया मेरे पास साइनेट, राइट। तो इसलिए NH4 को अमोनियम, तो अमोनियम साइनेट। तो जब इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म करा तो यूरिया मिला भाई हमें। अब ये जो अमोनियम साइनेट जो कि लैब के अंदर काम हो रहा है, तो अमोनियम साइनेट जो था वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो यूरिया है वो मेरा कैसा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि यूरिया को हम यूरिन से प्राप्त करते थे, उस समय यूरिन से प्राप्त करते थे, इसलिए जो यूरिया था वो ऑर्गेनिक था। अब एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया? ऑर्गेनिक के अंदर। तो वॉलर ने अमोनियम साइनेट को जब गर्म करा तो एक यूरिया प्रोडक्शन हुआ। अब जब इसकी उन्होंने प्रॉपर्टी के बारे में सोचा कि यार इसकी ये क्या कंपाउंड बना है, क्या है, तो यूरिया तो था हमारे पास, जो यूरिन से प्राप्त करते थे हम, पेड़ पौधे जीव जंतु, समझ रहे हो ना बात को? तो यूरिया तो था, यूरिया की प्रॉपर्टी भी थी। अब जब अमोनियम साइनेट को गर्म करा और यूरिया बना, और इस कंपाउंड की उन्होंने प्रॉपर्टी देखी, तो यूरिया से मैचिंग खा रही थी। इन्होंने कहा यार यूरिया नहीं, यूरिया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसे लैब में कहां बना सकते हैं। इन्होंने फिर क्या करा, 2-4 और एक्सपेरिमेंट देखे, यूरिया को उठाया, इसको उठाया,
सारी की सारी प्रॉपर्टी यूरिया से मैच खा रही थी, सारी की सारी प्रॉपर्टी। अब गुरुजी को बताया भाई, देखियो मैंने अमोनियम साइनेट को जैसे गर्म करा तो ये बन गया, यूरिया बन गया, सारी प्रॉपर्टी यूरिया जैसे, क्या ये यूरिया ही है? ये बात प्रूफ हो गई कि हाँ ये तो यूरिया ही है। इसका मतलब यहां पर एक बात जो किसी के दिमाग में नहीं आ रही थी उस समय, यहां पर वॉलर ने ये बात सिद्ध कर दी कि भाई आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर बना सकते हो। और सबसे पहला लैब के अंदर जो कंपाउंड बना ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कौन सा बना? यूरिया बना। सबसे पहला जो लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ सबसे पहला कार्बनिक जो लैब के अंदर कार्बनिक यौगिक बनाया गया था वो कौन सा था? वो यूरिया था। किसने रिसर्च करा भाई? वॉलर ने। कब करा? 1828 में लैब के अंदर। तो अब यहां पर ये बात दिमाग में आ गई कि भाई आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर बना सकते हो। और ये बात आने से जो जैव शक्ति सिद्धांत था, जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, इसका क्या हो गया? विखंडन हो गया। ये थ्योरी क्या हो गई? ब्रेक हो गई, ये थ्योरी खत्म हो गई। अब ये तो तुक्का वाली बात हुई थी ना, ये कोई दिमाग में थोड़ा ही था भाई, रिसर्च थोड़ी चली थी कि क्या बना सकते हैं नहीं बना सकते, चलो देखते हैं बना सकते हैं नहीं बना सकते, ऐसा कुछ थोड़े था। तो एक अचानक हुआ, जैसे अचानक हम कोई चीज मिला दे और अजीब सी चीज बन जाए, अरे ये क्या हुआ, इस तरह की चीजें। ऐसे ही यहां पर था मामला कि भाई ये क्या है, चेक करा ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये तो एक क्या हुआ, ये तो एक तुक्के वाली बात हो गई। लेकिन 1845 में जो कॉल्बे थे, कॉल्बे, इन्होंने लैब के अंदर एसिटिक एसिड बना लिया। अब एसिटिक एसिड भी मेरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप जानते हो सिरका गन्ने से ही बनता है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एसिटिक एसिड। 1845 में कॉल्बे ने क्या बना लिया? एसिटिक एसिड बना लिया। और एसिटिक एसिड कैसा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी प्रकार 1856 में बर्थलो ने मैथेन बना ली। और मैथेन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैथेन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब इन 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 रिसर्चिंग से ये बात सिद्ध हो गई कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर बना सकते हैं। और जब ये थ्योरी सिद्ध हो गई तो फिर ये सिद्धांत हमारा क्या हो गया? जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया? विखंडन हो गया। तो पहले पढ़ लेते हैं जैव शक्ति सिद्धांत को, फिर इसका विखंडन देखेंगे। तो चेक करो बेटा, ध्यान सुनो। बर्जीलियस ने विचार रखा कि पेड़ पौधों व जंतुओं में कार्बनिक यौगिक के निर्माण के पीछे एक जैव शक्ति का हाथ होता है। जो जैसे हमारे अंदर एक एनर्जी होती है ना, बायोलॉजिकली एक एनर्जी होती है, जैव शक्ति का सिद्धांत का हाथ होता है। इस विचारधारा को जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का मुख्य आधार यह था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीव जंतु और पेड़ पौधों द्वारा प्रकृति में ही संभव है। जो हमारे पास कार्बनिक यौगिकों का निर्माण है वो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों द्वारा प्रकृति में ही संभव। नेचर के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया जा सकता है केवल और केवल पेड़ पौधों से या फिर जीव जंतु से बनाया जा सकता है, उसको लैब के अंदर नहीं बनाया जा सकता। और कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में असंभव है, लैब के अंदर नहीं बना सकते हैं, इम्पॉसिबल है। इसका कारण यह था कि जैव शक्ति केवल जीवित वस्तुओं में ही पाई जाती है। जो बायोलॉजिकली एनर्जी, यानी कि मेरे अंदर जो एनर्जी है, जब मैं जिंदा हूं तो पाई जाएगी, अगर मैं मर गया तो फिर इम्पॉसिबल है वो एनर्जी। तो जीव जंतु, ध्यान सुनते रहो, इसका कारण यह था कि जैव शक्ति केवल जीवित वस्तुओं में ही पाई जाती है। जो जीवित होते हैं, जो जैव शक्ति है वो उन्हीं के अंदर पाई जाती है। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को जीव जंतु और पेड़ पौधों से ही बनाए जा सकते हैं। लैब के अंदर इनको बनाना इम्पॉसिबल था। किसके अकॉर्डिंग? बर्जीलियस के अकॉर्डिंग। और काफी साल तक इसको थ्योरी को माना भी था। राइट, आगे बढ़ते हैं। जैव शक्ति का विखंडन, जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूं, 1828 में वॉलर ने प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट NH4CnO, जो वॉलर थे, इन्होंने कार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट को गर्म करा और गर्म करके कार्बनिक यौगिक क्या बनाया बेटा? यूरिया का निर्माण करा। कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया, जिससे
जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया, विखंडन हो गया, ये खत्म हो गई थ्योरी। क्योंकि जब इन्होंने तो कहा था कि लैब के अंदर बना नहीं सकते, लेकिन वॉलर ने तो सन 1828 में सन 1828 में किसका निर्माण कर दिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कर दिया। इसका मतलब कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर बना सकते हो। रिएक्शन ये बेटा, रिएक्शन ये कि मेरे पास ये अमोनियम, मेरे पास ये अमोनियम लिख लेना, यहां पर साइनेट है, जगह कम है इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, अमोनियम साइनेट है, और ये मेरे पास यूरिया। इसके नीचे लिखना, ये यूरिया जो होता है कैसा कंपाउंड होता है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये जो अमोनियम साइनेट वो कैसा है हमारा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक से हमने क्या बना लिया बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। और इसके बाद देखो, इसके बाद 1845 में कॉल्बे ने प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल, फॉर्मूला होता है CH3COOH, को उसके तत्वों से संश्लेषित किया। इसके बाद देखो, बर्थलो ने 1856 में मैथेन का संश्लेषण किया। अब इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स है, चूंकि लैब के अंदर इतनी सारी बातें तो तुक्का नहीं हो सकती ना, तो जब इतने सारे एक्सपेरिमेंट हो गए, यानी कि लैब के अंदर जब इतने सारे कार्बनिक यौगिक बन गए, तो अब क्या हुआ, जैव शक्ति का विखंडन हो गया, खत्म ये थ्योरी कि भाई ये फेल है। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर बना सकते हो, और फिर बनाते गए बहुत सारे, आपको बताइए लाखों कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक के। खैर, अब इन खोजों ने सिद्ध कर दिया कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है। इस प्रकार जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया, अंत हो गया, एंड हो गया, ये खत्म थ्योरी। तो बात समझ में आ गई है कि आपको जैव शक्ति सिद्धांत का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि कार्बनिक यौगिक को कहां से प्राप्त करते थे, ये भी बात समझ में आ गई, और अब कहां से प्राप्त करते हैं ये भी पता हो गया, अब लैब के अंदर बना सकते हैं। एक और बात मैंने जो बताई आपको कि भाई सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिक जिसे लैब के अंदर बनाया गया वो कौन सा था, वो हमारा यूरिया था। और किसने बनाया, वोहलर ने बनाया। और कब बनाया, 1828 में बनाया। तो ये बात है, पूछी जा सकती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब जब यहाँ पर कार्बनिक यौगिक की रिसर्चिंग हो गई, तो अब एक नई थ्योरी दी गई कार्बनिक यौगिक की। भाई कि कार्बनिक यौगिक कहेंगे किसे, तो जनरली देखा गया जितने भी कार्बनिक यौगिक लैब के अंदर बनाए गए, इन सब के अंदर कॉमन था कार्बन और हाइड्रोजन, ये कॉमन था, कार्बन और हाइड्रोजन। कुछ अन्य एलिमेंट्स भी थे, जैसे हमारा नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, सल्फर था, फॉस्फोरस था, हेलोजन। हेलोजन में आपको बताइए कौन कौन आता है, ClBr, ये कुछ ये अन्य एटम भी थे। तो अब इन्होंने कहा एक संशोधित आधुनिक परिभाषा अगर देखें तो कार्बनिक यौगिक की आधुनिक परिभाषा, तो हम कहेंगे भाई ध्यान सुनो, सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों में कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो कार्बनिक यौगिक के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। लेकिन ध्यान सुनना, अधिकांश यौगिकों में, अधिकतर यौगिकों में इनके अतिरिक्त, इनके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस या हेलोजन, हेलोजन को एक्स से डिनोट करते हैं, और एक्स में कौन कौन आता है, ClBrIF भी उपस्थित होते हैं, ये भी उपस्थित होते हैं। जिन यौगिकों में केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिनमें केवल बेटा कार्बन और हाइड्रोजन होंगे उनको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे, उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, राइट। अच्छा, हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जो हाइड्रोकार्बन है और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं, व्युत्पन्न है, उन्हें हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास बेटा, हमारे पास कोई एथेन है C2H6। अब ये तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। कैसे है पता चला, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन है। अब यहां से आप क्या करो, हाइड्रोजन को हटा दो और OH लगा दो। H हटाया, OH लगा दिया, खत्म। H हटाया, OH लगा दिया। जब H हटाया यहां पर, तो अब बचा C2H5, क्योंकि एक H हट गया, और उस H की जगह लग कौन रहा है बेटा, OH लग रहा है। तो अब ये मेरे पास क्या मिल गया, एल्कोहल। तो ये जो एल्कोहल मिला, इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक। और ये जो एल्कोहल मिला वो किसका व्युत्पन्न है बेटा, हाइड्रोकार्बन का। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो व्युत्पन्न होते हैं किसके, हाइड्रोकार्बन के। यानी कि जनरली अगर देखा जाए तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं
वो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटाना होता है और जो हमें बनाना है, जो फंक्शनल ग्रुप बनाना है वो लगाना होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न को हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब रसायनज्ञ विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। भाई रसायन विज्ञान की वो ब्रांच, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उन्हीं को कार्बनिक रसायन कहेंगे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। तो ये बात सारी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हमने बात करी थी, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात हुई थी। अब आपको ये पता होना चाहिए कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, चूंकि हम ऑर्गेनिक पढ़ने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है आपको कंपाउंड्स की पहचान होनी चाहिए कि भाई ये कंपाउंड्स कैसा है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है, ये जो यौगिक है वो कैसा है, वो संतृप्त है या असंतृप्त है, वो एलिफैटिक है या फिर एरोमेटिक है, वो समचक्रीय या फिर विषम चक्रीय है, वो कैसा कंपाउंड है। तो इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी के बेसिस पर आपको ध्यान से सुनना, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको दो प्रकार से क्लासिफाई किया। एक एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक, एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक, और दूसरा एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। तो हमने बेटा ध्यान से सुनते रहना बेटा, हमने बेटा जो कार्बनिक यौगिक है उनको दो प्रकार से क्लासिफाई किया, एक तो एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक और एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। और आप देखोगे भी हर एक चैप्टर के अंदर दो ही पार्ट होंगे, एक एलिफैटिक का होगा और एक एरोमेटिक का होगा, जिसके अंदर बेंजीन बनाएंगे हम बार बार, है ना। तो वो एरोमेटिक हो गया, जिसमें बेंजीन नहीं बनेगी वो एलिफैटिक हो गया। तो दो ही प्रकार के कंपाउंड्स हमारे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक। अब ये जो एलिफैटिक है इनको भी दो प्रकार से क्लासिफाई कर दिया फर्दर। जो हमारे पास एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक है इनको दो प्रकार से क्लासिफाई कर दिया बेटा, खुली श्रृंखला वाले, बंद श्रृंखला वाले। भाई एक तो एलिफैटिक यौगिक ऐसे होंगे जिनकी श्रृंखला खुली होगी, ओपन होगी, और एक ऐसे कार्बनिक यौगिक होंगे जिनकी श्रृंखला क्या होगी, बंद होगी। ऐसे अगर खुली श्रृंखला की बात करें तो इनको फर्दर टू टाइप से क्लासिफाई कर दिया, दोबारा से दो प्रकार से क्लासिफाई करा बेटा, एक संतृप्त यौगिक और एक असंतृप्त यौगिक। एक को संतृप्त बोलते हैं और एक को हम असंतृप्त कहते हैं, राइट। तो ध्यान सुनना, बंद श्रृंखला वाले को भी फर्दर दो प्रकार से क्लासिफाई किया, एक समचक्रीय और एक विषम चक्रीय, एक समचक्रीय और एक विषम। इनका एक एक करके एग्जांपल लेंगे, अभी तो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, फिर आगे हमने इन सब का एक एक एग्जांपल भी ले रखा है ताकि आपको पता चल जाए और पहचान में आ जाए कि समचक्रीय कौन होगा, विषम चक्रीय कौन होगा, संतृप्त कौन होगा, असंतृप्त कौन होगा, है ना। ये सारी चीजें आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बात अगर करें बेटा एरोमेटिक यौगिक की, तो ये भी दो प्रकार से क्लासिफाई कर दिया, समचक्रीय और विषम चक्रीय। एरोमेटिक यौगिक चूंकि चक्रीय यौगिक होते हैं तो ये इनके चक्रीय जो होंगे वो समचक्रीय भी हो सकते हैं और विषम चक्रीय भी हो सकते हैं। अब इनको एक दो करके एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपको चीज अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़े तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक। एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, जो एरोमेटिक यौगिक नहीं होते उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक। तो चेक करो बेटा, वे यौगिक जो हक्कल नियम का पालन नहीं करते, जो हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करते। हक्कल्स रूल क्या है, सिंपल सी थ्योरी है हक्कल्स रूल के बारे में, हालांकि हम एरोमेटिक यौगिक पढ़ने वाले हैं तो हक्कल्स रूल पता चल जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए इनमें इनके चक्र में चक्रीय यौगिक होने चाहिए बेटा, क्या होने चाहिए, चक्रीय यौगिक। सबसे पहली बात तो चक्रीय यौगिक हो भाई, सबसे पहली बात यौगिक कैसा हो, चक्रीय हो। और इनके चक्र में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहां n का जो नंबर है वो 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम उसे कहेंगे एरोमेटिक। अभी हम एरोमेटिक के लिए बहुत सारी कंडीशन लेकर आएंगे, और अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही कि वो यौगिक चक्रीय नहीं है, उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर ये नहीं है तो 100% फिर वो क्या होगा, एलिफैटिक होगा। तो एलिफैटिक के लिए बस इतनी सी बात दिमाग में डाल लो, अभी बाद में समझ में आ जाएगी जब एरोमेटिक कराएंगे। एलिफैटिक के लिए इतनी सी बात दिमाग में डाल लो कि भाई यौगिक जो हक्कल नियम का पालन नहीं करते उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिफैटिक में अगर हम बात करें तो जैसे मैं आपसे कहूं CH3 CH2 OH,
कैसा कंपाउंड है ये बेटा, कैसा कंपाउंड है? तो आप कहोगे कि सर ये चक्रीय नहीं है, और अगर चक्रीय नहीं होगा तो फिर तो 100% वो कैसा होने वाला है? एलिफेटिक होने वाला है। अगर मैं बात करूं बेटा दूसरा एग्जांपल की, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, कैसा? ये चक्रीय कंपाउंड नहीं है, अगर चक्रीय नहीं है तो फिर ये कैसा होगा? एलिफेटिक होगा 100%। चौथा या तीसरा, चक्रीय कंपाउंड तो है, ये चक्रीय कंपाउंड तो है, बट इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड में पाए जाते हैं। चक्रीय तो है लेकिन इसके अंदर, इसके चक्र में क्या होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जहां n का नंबर जब 0 1 2 3 रखोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन का जो नंबर आएगा वो आपको पता होना चाहिए। खैर हम एरोमेटिक में सीख लेंगे, फिलहाल तो आप मुझे बताओ, यहां पर तो डबल बॉन्ड ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए सिंगल बॉन्ड के अंदर होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और डबल बॉन्ड में होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी और पाई इलेक्ट्रॉन भी। सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी और पाई इलेक्ट्रॉन भी। क्योंकि जो डबल बॉन्ड है, पहला तो सिग्मा हो गया, एक और बॉन्ड बन गया, तो बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो पाई होगा, और पाई बॉन्ड बनेगा पाई इलेक्ट्रॉनों से। पाई बॉन्ड जो बनेगा वो पाई इलेक्ट्रॉन से। तो ये सारे के सारे मेरे क्या होंगे बेटा? एलिफेटिक यौगिक होंगे, राइट। अब एलिफेटिक यौगिक को हमने दो प्रकार से क्लासिफाई किया था, एक खुली श्रृंखला वाले और एक बंद श्रृंखला वाले। हमने खुली श्रृंखला वाले कुछ एग्जांपल लिए और एक बंद श्रृंखला वाले भी ले लिया। तो खुली श्रृंखला वालों की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन कार्बन एक जो चेन मिलेगी वो खुली होगी। कार्बन कार्बन की जो श्रृंखला होगी, वो जो चेन होगी, वो क्या होगी? ओपन होगी, खुली होगी। तो आप देख सकते हो वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन खुली श्रृंखला पाई जाती है, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आप बहुत बड़ी श्रृंखला लो कार्बन टू कार्बन की, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए बेटा? खुली हो। जैसे कि इसका भी कोना है, इसका भी कोना है, सिरा है, ओपन है ना, खुली श्रृंखला है, खुली श्रृंखला है ना। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, हालांकि ऊपर जो ये दोनों है ये भी खुली श्रृंखला है। तो कार्बन टू कार्बन जब आप एक चेन बनाओ, कार्बन टू कार्बन जब आप एक चेन बनाओ तो वो ओपन होनी चाहिए, वो खुली होनी चाहिए। जैसे कि आपके सामने है, कार्बन कार्बन चेन क्या है? ओपन है, खुली है। तो ऐसी श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। अब खुली श्रृंखला वाले यौगिक भी कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के, एक संतृप्त सैचुरेटेड और एक असंतृप्त अनसैचुरेटेड। तो आप देख सकते हो ए पार्ट इसका संतृप्त कार्बनिक यौगिक, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? संतृप्त कार्बनिक यौगिक जब कार्बन कार्बन के बीच सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच क्या उपस्थित हो? सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, एकल बंध उपस्थित हो, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को हम क्या कहते हैं? संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले यहां डेफिनेशन देख लेते हैं। वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड, लिख लेना ब्रैकेट में डाल के, सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। संतृप्त मतलब सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगी बात आपके। एग्जाम्पल, क्या ये संतृप्त कार्बनिक यौगिक है या नहीं है? क्योंकि यहां देखोगे आप कार्बन कार्बन खुली श्रृंखला है, पहली बात तो खुली श्रृंखला है, तो एलिफेटिक होगा, खुली श्रृंखला वाले एलिफेटिक यौगिक होंगे। और दूसरी बात, इनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे बेटा? संतृप्त कार्बनिक यौगिक। और ले सकते हैं, कितनी बड़ी चेन ले लो, यहां CH3 ले लो, CH2 CH3 सॉरी CH2 CH, कितनी बड़ी चेन ले लो, खुली श्रृंखला है, और दूसरा कार्बन और कार्बन के बीच क्या है बेटा? सिंगल बॉन्ड है। नाम की बात नहीं करें, नाम तो आप बहुत आराम से सीख जाओगे, नाम की टेंशन लेनी। अभी फिलहाल तो कंपाउंड्स की पहचान करनी है कि ये एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक है, और ये खुली श्रृंखला वाला है या बंद श्रृंखला वाला है,
ये संतृप्त है या फिर असंतृप्त। अभी तो ये वाली पहचान करनी है। तो आपने देखा ये खुली श्रृंखला है और कैसा है, संतृप्त है। कार्बन कार्बन के बीच अगर सारे सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो फिर हम उन्हें क्या कहेंगे बेटा, संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये है इसका असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। अब असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड पाया जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, यानी कि तो द्विबंध या त्रिबंध पाया जाए, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। समझ में आ गई बात भाई, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध या फिर ट्रिपल बॉन्ड मतलब या फिर त्रिबंध पाया जाए, तो ऐसे यौगिक को हम क्या बोलते हैं बेटा, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। चेक कर सकते हो वे यौगिक जिनमें कार्बन 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 के बीच लिख सकते हो, कार्बन कार्बन के बीच द्वि या त्रिबंध पाए जाते हैं, द्वि या त्रिबंध यानी कि डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। यहां लिख सकते हो द्वि को डबल और त्रि को ट्रिपल। अच्छा एग्जाम्पल देखो ध्यान से, एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। आप मुझे बताओ इसके अंदर क्या आपको कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिख गया, दिख गया ना, ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। और अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहेंगे बेटा, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त होने कहेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, उन्हें तो संतृप्त कहेंगे। और असंतृप्त किसे कहेंगे, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच या तो द्विबंध हो जाए या त्रिबंध हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने, दूसरा एग्जाम्पल देखो CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे खत्म कर देते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप देख सकते हो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, और अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहने वाले हैं बेटा, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो ये तीनों एग्जाम्पल में साफ साफ दिख रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच या तो द्विबंध है या त्रिबंध है, और ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, मतलब अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। राइट बेटा, तो ये था हमारे पास खुली श्रृंखला वाले यौगिकों का वर्गीकरण। अब बात करें अगर बंद श्रृंखला वाले यौगिक की, बंद श्रृंखला वाले यौगिक की अगर बात करें क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऐसे ही अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक समचक्री और एक विषम चक्री। लेकिन फिलहाल बात करते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन तथा किसी अन्य एटम जैसे नाइट्रोजन हो जाए, सल्फर हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, किसी अन्य एटम के बीच एक चक्रीय संरचना बन जाती हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती हो, तो ऐसे यौगिक को हम क्या बोलते हैं बेटा, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन या कोई अन्य परमाणु जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर के बीच बंद श्रृंखला पाई जाती हो, क्लोज्ड चेन पाई जाती हो, तो बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, आपके पास ही है, चेक करो, यहां पर आप देखोगे, याद रखना जब जहां दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो, काटती हो, वो कार्बन पे काटेगी। जैसे ये लाइन थी और एक ये लाइन थी, तो ये यहां काट रही होंगी, तो ये कार्बन है। ऐसे अगर मैं एक लाइन यहां खींच दूं तो ये लाइन और ये लाइन यहां काट रही होंगी, तो ये कार्बन है। अब यहां मेरा ऑक्सीजन है, तो यहां से मैं एक लाइन खींच रहा हूं तो ये यहां काट रही होंगी, तो इसलिए कार्बन है, ये यहां काट रही होंगी इसलिए कार्बन है। तो ये जो मैं पीला येलो से आपको डॉट लगा रहा हूं, ये क्या है बेटा, मेरा कार्बन है। क्योंकि चक्रीय संरचना में हम कार्बन और हाइड्रोजन को प्रदर्शित शो नहीं करते, स्ट्रक्चर के अंदर प्रदर्शित नहीं करते, शो नहीं करते। बस आपको ये पता होना चाहिए जहां दो लाइनें एक दूसरे को काटेंगी वो कार्बन पे जाकर काटेंगे। मान लीजिए लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, यहां काट लिया इन्होंने, तो ये कार्बन है, ये क्या है मेरा कार्बन है।
बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए बेटा। खैर, तो मेरा पास, आप मुझे बताओ, ये जो हमारे पास चक्रीय संरचना है वो कार्बन कार्बन कार्बन, बीच में कौन आ गया? कोई अन्य एटम, कार्बन या कोई अन्य एटम, जैसे ऑक्सीजन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है। तो ये चक्रीय संरचना है, आप देख सकते हो। अगर ये चक्रीय संरचना है तो ये बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक होंगे। दूसरा, बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई, ये रहा, ये रहा। अब आप देखोगे ये जो दो लाइनें हैं वो यहां काट रही है, ये कार्बन होगा, ये दो लाइनें यहां काट रही है, कार्बन होगा, ये दो लाइनें यहां काट रही है, कार्बन होगा, ये और ये लाइन दो लाइनें यहां काट रही है, तो ये कार्बन कार्बन है। तो यहां पर जो चक्रीय संरचना है वो कार्बन और कार्बन के बीच है, कार्बन और कार्बन के बीच है। बस जब चक्रीय संरचना कार्बन और कार्बन के बीच होगी तो उसे कहेंगे समचक्रीय। समचक्रीय मतलब समान है ना, समान एटम से मिलकर बनी है। तो जब हमारे पास जो चक्रीय संरचना है, जब कार्बन कार्बन के बीच होगी तो समचक्रीय, और जब कार्बन और किसी अन्य एटम के बीच होगी, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो इसे कहेंगे विषम चक्रीय। तो ये मेरा विषम चक्रीय का उदाहरण है, ये मेरा समचक्रीय का उदाहरण है। और ले सकते हैं एग्जाम्पल बेटा, और ले सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये है, ये है। अब यहां पर आप देख सकते हो दो लाइनों का इंटरसेप्ट देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहां काट रही है ना, इसलिए मैं कहूंगा ये मेरा कार्बन हो गया बेटा। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहां काट रही है तो ये कार्बन, ये वाली और ये वाली यहां काट रही है तो ये कार्बन, ये वाली और ये वाली यहां काट रही है तो ये कार्बन, ये वाली और ये वाली यहां काट रही है तो ये कार्बन। 5 कार्बन की एक रिंग है, चक्रीय संरचना है बेटा। 5 कार्बन, ये 4 कार्बन के और ये भी 5 कार्बन, क्योंकि 4 तो कार्बन हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया, एक क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। तो ये 5 सदस्यों की चक्रीय संरचना है, ये 4 सदस्यों की चक्रीय संरचना, और ये अगेन 5 सदस्यों की चक्रीय संरचना है। इनको हम समचक्रीय बोलते हैं, इसको विषम चक्रीय बोलते हैं। तो समचक्रीय क्या है, विषम चक्रीय क्या है, ये भी आपको पता चल गया होगा। और चक्रीय यौगिक क्या होते हैं ये भी आपको पता चल गया, यानी कि बंद श्रृंखला वाले यौगिक क्या होते हैं वो भी आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे कि भाई बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक के बारे में, तो हमने कहा था वो 2 प्रकार के होते हैं, एक समचक्रीय और एक विषम चक्रीय। अभी मैंने बताया समचक्रीय क्या होता है, कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एक चक्रीय संरचना पाई जाती हो, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच एक चक्रीय संरचना पाई जाती हो, ऐसी चक्रीय संरचना को हम समचक्रीय बोलते हैं। राइट, तो चेक कर सकते हो, एलिफेटिक समचक्रीय यौगिक, एलिफेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, समचक्रीय को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो क्या होता है भाई, यह यौगिक, वे यौगिक, सही कर लेना इसको, जो कार्बन परमाणु की, जो कार्बन परमाणु की एक वलय, वलय है बेटा, एक वलय रिंग बनाते हैं। कार्बन परमाणु की जो एक वलय रिंग बनाएंगे, कार्बन, मैंने बताया ना ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एक चक्रीय संरचना पाई जाएगी। आप इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एक चक्रीय संरचना पाई जाती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक समचक्रीय यौगिक कहते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच। इन्हीं का एक और नाम होता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक यौगिक, इन्हीं को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके हमारे पास, लेकिन कुछ जो हमारे काम में आने वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये वाला, ठीक है, आप इसमें देखोगे, बहुत अच्छे से देखोगे कि हमारे पास जहां पर 2 लाइनें एक दूसरे को काट रही होंगी वो कार्बन पे काट रही होगी। अगर मैं बात करूं बेटा, जहां 2 लाइनें एक दूसरे को काट रही होगी वो कहां काट रही होगी, वो कहां काट रही होगी बेटा, हाँ कार्बन पर काट रही होगी। एक और ले लेते हैं, अब इसमें आप देखोगे, साफ साफ देखोगे, यहां पर ध्यान से देखना बेटा, ये लाइन यहां काट रही है तो ये कार्बन होगा, ये यहां काट रही है कार्बन होगा, ये यहां काट रही है कार्बन होगा। कितने कार्बन है, 3, तो इसको कहेंगे 3 सदस्यों की चक्रीय संरचना। इसके अगर हम बात करें तो यहाँ कार्बन है बेटा, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन है, तो यहाँ पर 4 कार्बन की चक्रीय संरचना है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, तो इसमें
5 सदस्यों की एक चक्रीय संरचना है। जबकि यहाँ देखोगे तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है बेटा, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो इसमें 6 कार्बन की चक्रीय संरचना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बेटा चक्रीय संरचना के बारे में। तो हमारे पास जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होता है बेटा, जब एक चक्रीय संरचना कार्बन कार्बन के बीच बनती है तो उसको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब समचक्रीय यौगिक, राइट। इन्हीं को एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं सारी की सारी जो चक्रीय संरचना है वो कार्बन कार्बन के बीच में, राइट। अब अगर हम बात करें बेटा बी पार्ट इसकी, तो एलिफेटिक विषम चक्रीय यौगिक, दूसरा क्या हमारा एलिफेटिक विषम चक्रीय यौगिक, एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था भाई ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कोई अन्य एटम, कोई अदर एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये आ जाते हो और ये आने के बाद एक चक्रीय संरचना बनाते हो, तो ऐसी चक्रीय संरचना को हम विषम चक्रीय यानी कि हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, राइट। तो आप देख सकते हो वे कार्बनिक यौगिक जो एक वले, यहां लिखना है बेटा एक वले, मैं यहां लिख रहा हूं एक वले, वे कार्बनिक यौगिक जो एक वले संरचना में होते हैं, एक ही वले संरचना में, एक ही रिंग के अंदर है, लेकिन वले के भीतर कार्बन के अलावा कम से कम एक अन्य परमाणु, जैसे बेटा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, मौजूद होता है, एलिफेटिक विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। एलिफेटिक विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। समझ में आ रही है बात बेटा। तो ऐसे हमारे पास जो कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन एक ही वलय के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कोई अन्य एटम आ जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, विषम चक्रीय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF, पाइरोलिडाइन या फिर पिपेरिडीन आदि। ध्यान से देख लो, मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं, स्ट्रक्चर ध्यान से देखना बेटा। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की अगर हम बात करें, तो ये मेरा THF है, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। पाइरोलिडाइन की अगर हम बात करें, पाइरोलिडाइन, तो यहां पर नाइट्रोजन आ जाएगा इसके अंदर, ये मेरा पाइरोलिडाइन स्ट्रक्चर हो जाएगी, पाइरोलिडाइन स्ट्रक्चर। और अगर हम बात करें पिपेरिडीन की, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, 6 मेंबरिंग की स्ट्रक्चर होती है और बीच में नाइट्रोजन आ जाता है, ये हमारा, तो ये स्ट्रक्चर है, ये इसके नाम है हमारे पास, ये पाइरोलिडाइन हो गया, पिपेरिडीन आ गया, तो ये इस तरह के हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे बेटा, अपने पढ़ा एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक के बारे में। इसको रिपीट कर लेते अपनी बात को। एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक खुली श्रृंखला वाले, एक बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले की अगर हम बात करें तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एक खुली श्रृंखला मिलेगी, ओपन चेन मिलेगी, उन्हें हम खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त में जब कार्बन कार्बन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड आएगा, इन्हें संतृप्त कहेंगे। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इन्हें हम असंतृप्त कहेंगे। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, बंद श्रृंखला के बारे में, तो ये भी 2 प्रकार से क्लासिफाई किया, एक समचक्रीय और एक विषम चक्रीय। समचक्रीय में क्या होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच एक चक्रीय संरचना बनेगी तो इसे समचक्रीय कहेंगे। विषम चक्रीय में जब कार्बन कार्बन एक ही वलय के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कोई अन्य एटम आ जाए, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो हम उसे क्या कहते हैं, विषम चक्रीय। अब हम बात करने वाले हैं एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आता है एरोमेटिक के बारे में। तो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात है भाई, एरोमेटिक यौगिक हमारे पास एक समतलीय स्ट्रक्चर होती है, प्लेनर होते हैं, तो आप देख सकते हो, और चक्रीय होते हैं, तो आप देख सकते हो बेटा वे समतलीय होते हैं ना। चक्रीय यौगिक चक्रीय भी होते हैं, जिनके चक्र में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। इसी को हकल नियम भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, हकल नियम। यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूं, जो हकल नियम का पालन करेंगे वो एरोमेटिक होंगे, जो हकल नियम का पालन नहीं करेंगे वो एलिफेटिक।
तो ऐसे समतलीय चक्रीय यौगिक जिनके चक्र में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। जहां n बराबर क्या है मेरा, जहां n बराबर है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है n बराबर। अब यहां पर जो कंडीशन है एक एरोमेटिक यौगिक के लिए, क्योंकि डेफिनेशंस तो नहीं पूछी जाती, कंडीशंस पता होना चाहिए कि भाई एक एरोमेटिक यौगिक की प्रमुख विशेषता यानी कि हकल नियम क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है। तो सबसे पहली कंडीशन ध्यान सुनो, सबसे पहली कंडीशन ये है कि एरोमेटिक यौगिक के लिए कि वो अणु चक्रीय होना चाहिए, सबसे पहली बात। तो यहां पर यही बात है, पहली बात क्या होना चाहिए, चक्रीय संरचना, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, यानी कि अणु की संरचना बंद वलय वाली होनी चाहिए, बंद वलय वाली होनी चाहिए, अणु की संरचना चक्रीय हो। अगर मैं कहूं क्या मेरे पास ये एरोमेटिक होगा क्या, बताओ, आप कहोगे ये एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसकी संरचना चक्रीय है ही नहीं। मैं आपसे कहूं क्या ये एरोमेटिक हो सकता है, भाई हो सकता है, क्योंकि इसकी संरचना क्या है, चक्रीय है। हो सकता है या नहीं है वो तो डिटेल में बात करेंगे, हो सकता है। तो चक्रीय संरचना अगर है तो हम कह सकते हैं कि वो एरोमेटिक हो सकता है, और अगर चक्रीय संरचना नहीं है तो फिर हम साफ साफ मना कर देंगे कि भाई ये मेरा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, वो समतलीय हो। समतलीय कब होता है, जब प्रत्येक कार्बन पे संकरण sp2 होता है, या प्रत्येक एटम पर, प्रत्येक परमाणु पे संकरण sp2 होता है, प्रत्येक परमाणु पे संकरण क्या होता है, sp2 होता है। तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, ऐसे अणु की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, समतलीय बोलते हैं। संकरण sp2 कब होगा, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। तो जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा उस कार्बन पे संकरण मेरा क्या आएगा, sp2 आएगा। जो भी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ गया उस पर संकरण क्या आएगा, sp2, जो भी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ गया। या फिर कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज दिख गया तो उस कार्बन पे संकरण भी क्या होगा, sp2 होगा। तो कैसे पहचानोगे कि इस कार्बन पे संकरण sp2 है या नहीं है, तो अगर वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उस पर sp2 संकरण होगा, या फिर अगर वो बेटा उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो उस कार्बन पे भी संकरण क्या होगा, sp2 होगा। और अगर संकरण sp2 है तो फिर उसकी संरचना क्या होगी, समतलीय होगी, उसकी संरचना क्या होगी, समतलीय होगी। तो दूसरी कंडीशन, एक एरोमेटिक यौगिक होने के लिए उसकी संरचना समतलीय होनी चाहिए, मतलब हर एक एटम का संकरण क्या हो, sp2 हो। तो अगर मैं अभी सी की बात कर रहा था तो ये चक्रीय तो है, लेकिन क्या मुझे बताओ, ये जो ये कार्बन है, क्या ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है क्या, क्या कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है क्या, नहीं है ना। और जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध नहीं होगा, मैंने बताया ना ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन बताओ डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है क्या, नहीं जुड़ रहा ना। और जब डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ रहा तो इस कार्बन पे संकरण क्या नहीं आएगा, sp2 नहीं होगा। अगर sp2 नहीं होगा तो इसकी संरचना समतलीय नहीं होगी, और अगर संरचना समतलीय नहीं है तो फिर ये एरोमेटिक नहीं है। इसको मैं कह सकता हूं ये एरोमेटिक नहीं है। फिर से बता रहा हूं, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो संकरण sp3, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो संकरण sp2, हर एक कार्बन पे, इस पे भी sp3 होगा, इस पे भी sp2 होगा। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो संकरण sp इस पे भी और इस पे, क्योंकि ये भी तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा है। लिख लेना कहीं पर अगर नहीं पता आपको, ठीक है बेटा। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि मेरा ये एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसकी संरचना समतलीय नहीं है। तीसरी कंडीशन, उसके अंदर संयुग्मन हो, कॉन्जुगेशन हो। संयुग्मन क्या होता है इसको समझना बेटा, कॉन्जुगेशन क्या होता है, वलय में पाई इलेक्ट्रॉन का पूर्ण विस्थापन होना चाहिए, डिलोकलाइजेशन पूरी तरीके से। कैसे कॉन्जुगेशन की कंडीशन, ध्यान सुनो, कॉन्जुगेशन की कंडीशन डबल हो, फिर सिंगल हो, फिर डबल हो। कॉन्जुगेशन की कंडीशन बता रहा हूं, डबल सिंगल डबल अगर आपको दिख जाए तो मतलब वहां कॉन्जुगेशन है, संयुग्मन है। डबल सिंगल डबल क्या होता है कॉन्जुगेशन में, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन घूमते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, पाई इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये बात आपको बताओ, डबल सिंगल डबल अगर है तो उसके अंदर कॉन्जुगेशन होगा। क्योंकि डबल को हम पाई बोलते हैं
तो पाई सिंगल को सिग्मा, पाई सिग्मा पाई भी बोल सकते हैं। तीसरी बात बेटा, डबल हो सिंगल हो या तो प्लस हो या फिर माइनस हो। डबल सिंगल प्लस माइनस, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज, तो भी संयुग्मन होगा। डबल सिंगल या तो प्लस हो या फिर माइनस हो, तो भी क्या होगा बेटा, संयुग्मन होगा, कॉन्जुगेशन होगा। चौथी बात, डबल हो सिंगल हो, लॉन पेयर, इसको बोलते हैं लॉन पेयर। लॉन पेयर हिंदी में कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये बात आपको पता हो, कॉन्जुगेशन की कंडीशन, कॉन्जुगेशन कब पॉसिबल है, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन। पाई सिग्मा पाई ये दोनों एक ही बात है, बस रूप अलग अलग दिखा दिए। तीसरा, डबल सिंगल या तो प्लस हो तब भी कॉन्जुगेशन होगा, डबल सिंगल माइनस हो तब भी कॉन्जुगेशन होगा। और चौथी बात, डबल सिंगल और एटम के ऊपर क्या हो, लॉन पेयर, तब भी क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, संयुग्मन होगा। तो तीन बात हो गई। अब चौथी बात आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। जो स्ट्रक्चर है, तीनों बात आ रही है कि चक्रीय भी है, समतलीय भी है, संयुग्मन भी हो रहा है। अब चौथी बात क्या फॉलो होनी चाहिए कि उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब वलय में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 6, 10, 14, जहां n बराबर 0, 0 आया तो 2 आएगी, 1 आया तो 6 आएगी, 2 आया तो 10 आएगी, 3 आया तो 14 आएगी। तो 0, 1, 2, 3 n का नंबर होना चाहिए। तो अगर उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो फिर हम कह देंगे वो हकल नियम का पालन कर रहा है। अब पाई इलेक्ट्रॉन को कैसे इंक्लूड करेंगे इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर बस एग्जांपल ले लेंगे। अब मान लीजिए बेटा मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, मैं बस ऐसे ही फॉर्मेली दिखा रहा हूं पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में, CH2। तो अब मेरे पास जो होता है ना बेटा, ये सिंगल बंध है और सिंगल बंध में होता है सिग्मा बंध। अब आप जानते हो हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो ये मैं कहूंगा 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो सिग्मा बंध है वो 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना। एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक इलेक्ट्रॉन इसका था, दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो सिग्मा बंध बना, तो इन्हें कहेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर जब ये सिग्मा बंध बन गया तो 2 तो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन ऊपर वाला जो है जो आपको यहां पर ये दिख रहा है, ये होगा पाई बंध, और पाई बंध भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा, इसलिए हम इसको कहेंगे पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एक डबल बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक डबल बॉन्ड के अंदर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सॉरी, एक डबल बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आपको कहीं डबल बॉन्ड दिख जाए तो एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, अगर मेरे पास कहीं से इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में आ गए और उसने डबल बॉन्ड बना ले, जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पे आ गया माइनस। अब माइनस का मतलब होता है कि भाई इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तभी तो माइनस है। एक तो अपना था, एक इसने खींच लिया तो माइनस आ गया। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां ये तो पाई इलेक्ट्रॉन है ही, आपको पता चल गया होगा, ये तो पाई बंध है ही, तो पाई इलेक्ट्रॉन है ही। दूसरी बात, जब यहां पर अनुनाद होगा, सॉरी, कॉन्जुगेशन की कंडीशन देखो भाई जल्दी से, कॉन्जुगेशन की कंडीशन देखो पहले। कॉन्जुगेशन की कंडीशन देखो, डबल है, सिंगल है, माइनस है, चेक करो, डबल सिंगल माइनस, कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, संयुग्मन हो रहा होगा। और अगर संयुग्मन होगा तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, विस्थानीकरण होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट होंगे। तो अब इसी हिसाब से आप देख सकते हो, इस हिसाब से आप देख सकते हो बेटा, ध्यान से सुनना, इस हिसाब से देख सकते हो कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन ये नीचे उतरेंगे, और जब ये नीचे उतरेंगे तो इस बॉन्ड की जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहां शिफ्ट हो जाएंगे, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब इस CH2 पे माइनस आ जाएगा, राइट, यहां आएगा बेटा प्लस,
छोटा सा दिखा रहा हूं, और यहाँ माइनस, प्लस माइनस मिलकर आपस में बॉन्ड बना लेंगे, एक बॉन्ड पहले बनना है, एक और बन जाएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉनों ने भी डबल बॉन्ड बना लिया भाई। देखो अच्छे से देखो, इन इलेक्ट्रॉनों ने भी क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। और अगर ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो इसका मतलब ये भी मेरा क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में आएंगे उन्हें भी हम क्या कहेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो अब इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन इंक्लूड करूं टोटल, तो दो तो ये तो पाई इलेक्ट्रॉन थे ही, तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन भी क्या बना रहे हैं, पाई बंध बना रहे हैं, मतलब संयुग्मन में है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को भी हम पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो जो भी इलेक्ट्रॉन संयुग्मन में होगा उन सब के सब इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहने वाले हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कहने वाले हैं। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई, उनको हम क्या कहेंगे बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो एक एरोमेटिक यौगिक के लिए ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए चारों की चारों, संरचना चक्रीय हो, उसकी स्ट्रक्चर समतलीय हो। समतलीय कब होगी, जब वलय में सभी परमाणु एक ही तल में होने चाहिए, यानी कि प्रत्येक परमाणु का संकरण क्या हो, sp2 हो। तीसरी बात, संयुग्मन होना चाहिए। अब संयुग्मन में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कंडीशन क्या है डिलोकलाइजेशन के लिए, डबल सिंगल डबल हो या पाई सिग्मा पाई, डबल सिंगल प्लस हो या फिर डबल सिंगल माइनस हो या फिर डबल सिंगल लॉन पेयर हो, ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन। और चौथा, उसके अंदर क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि वलय में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 6, 10, 14, जहां n बराबर क्या होगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो हो सकती है। अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा बेंजीन की। बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C6H6 बेंजीन का। और स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें बेंजीन की तो स्ट्रक्चर ऐसी होती है, आपको साफ साफ दिख रही होगी, ये स्ट्रक्चर है बेंजीन की। ध्यान से देखना बेटा, डबल सिंगल डबल, ये स्ट्रक्चर है बेंजीन की। अब मुझे बताना क्या बेंजीन मेरी एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक के लिए सबसे पहले भाई कंपाउंड होना चाहिए चक्रीय। क्या बेंजीन की संरचना चक्रीय, जल्दी बताओ, चक्रीय है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, चक्रीय संरचना। दूसरी बात, वो समतलीय होना चाहिए, और समतलीय के लिए कंडीशन क्या है कि प्रत्येक कार्बन पे या प्रत्येक परमाणु पे संकरण क्या हो, sp2 हो। अब कार्बन पे संकरण sp2 कब होगा बेटा, जब वो कार्बन या तो डबल बॉन्ड से जुड़ रहा हो या फिर उस कार्बन पे प्लस हो, तब sp2 होगा। अब ये वाला कार्बन देखो, क्या ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, क्या ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, आप कहोगे जी सर डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है तो sp2 होगा। क्या ये वाला कार्बन भी डबल से जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है, sp2 होगा। ये वाला भी डबल से जुड़ रहा है, बिल्कुल sp2, ये भी डबल से sp2, ये भी डबल से sp2 और ये भी डबल से sp2। तो प्रत्येक कार्बन का जो संकरण है वो sp2 है, इसलिए इसकी संरचना क्या होगी, समतलीय होगी। तो दो कंडीशन फॉलो हो गई ना, हो गई, चक्रीय है, समतलीय है, क्योंकि हर एक परमाणु का संकरण क्या है, sp2 है। तीसरी कंडीशन क्या है बेटा, तीसरी कंडीशन है इसमें संयुग्मन हो, कॉन्जुगेशन हो। और कॉन्जुगेशन कंडीशन क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल है, डबल है, सिंगल है, फिर डबल है, चेक कर लो ना, डबल है, सिंगल है और डबल है। तो यहां पर कॉन्जुगेशन भी है, संयुग्मन भी है। चौथी बात, इसके अंदर क्या होना चाहिए, हकल नियम, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, आप मुझे बताइए इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। मैंने बताया ना पाई इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, तो 2 हो या 6 हो या 10 हो या फिर 14 हो। 2 कब आएगा, जब n बराबर 0 होगा। 6 कब आएगा, जब n बराबर मेरा 1 होगा। 10 कब आएगा, जब n बराबर 2 होगा। 14 कब आएगा, जब n बराबर 3 होगा। आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। एक डबल बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, एक डबल बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। डबल बॉन्ड है कितने, ऐसे 3 है, तो 3 में कितने होंगे, अगर एक में 2 है तो 3 में कितने होंगे, 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए या नहीं आ गए, जल्दी बताओ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए या नहीं आ गए। अब अगर इनको कैलकुलेट करो, n का नंबर निकालो, तो पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन खत्म, तो 4n+2 बराबर आएगा 6 के। तो 4n बराबर +2 इधर जाके कैसे हो जाएगा, माइनस का, तो 6 - 2, तो 4n बराबर 4 के बेटा
4n बराबर 4 के, तो n बराबर 4/4 मतलब n का नंबर कितना आ गया? एक। क्या n बराबर 1 संभव है? बिल्कुल, एक पे ही तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब हमारा बेंजीन एक एरोमेटिक है। आप बोल सकते हो बेंजीन क्या है बेटा? एरोमेटिक है। बेंजीन एरोमेटिक है। बेंजीन एरोमेटिक है। लो भाई, एक और ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, विषम चक्री ले लेते हैं। इसके अंदर ये नाइट्रोजन के ऊपर होता है बेटा एक लॉन पेयर। नाइट्रोजन के ऊपर होता है एक लॉन पेयर। क्या ये एरोमेटिक है? तो चेक करते हैं। डबल सिंगल, ध्यान सुनो, पहले चक्रीय, ये कंपाउंड मेरा चक्रीय, आप देख सकते हो कंपाउंड्स क्या है बेटा? चक्रीय है। कंपाउंड हमारा चक्रीय है, राइट। दूसरी बात, समतलीय होना चाहिए, तो प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या हो? sp2 हो। तो चेक करो, ये डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, ये भी डबल से जुड़ रहा है और ये भी डबल जुड़ रहा है। तो प्रत्येक कार्बन यहां पर डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, इसलिए प्रत्येक कार्बन का संकरण sp2 होगा। और अगर sp2 होगा तो संरचना क्या होगी? समतलीय होगी। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरा हमारे पास कॉन्जुगेशन हो, तो कॉन्जुगेशन के लिए डबल सिंगल लॉन पेयर, डबल सिंगल लॉन पेयर। भाई कॉन्जुगेशन में बताया था ना कि डबल हो, सिंगल हो और लॉन पेयर, ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन। तो डबल है, सिंगल है और फिर लॉन पेयर है, तो कॉन्जुगेशन भी है। चौथा हकल नियम। अब आप देखो, जब ये कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं लॉन पेयर, तो दोनों इलेक्ट्रॉन में, पाई इलेक्ट्रॉन में क्या इंक्लूड करूंगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनाएंगे। भाई कॉन्जुगेशन में भाग ले रहे हैं, अभी तो बताया था। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2, 4 और 2, 6। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एरोमेटिक है। फिर भी हम निकाल लेते हैं कि भाई 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन बराबर है 6 पाई इलेक्ट्रॉन के। तो 4n बराबर होगा 6 - 2 के, तो 4n बराबर 4 के, तो n बराबर 1 के आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं एरोमेटिक है। क्या बेटा? ये एरोमेटिक है। बोलो, समझ में आ गई बात? आप वैसे भी देख सकते थे, क्या है मेरा? एरोमेटिक है। तीसरी बात, अगर मान लीजिए मेरे पास ये है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये एरोमेटिक है? तो एरोमेटिक की कंडीशन चक्रीय होना चाहिए, चक्रीय है। हर एक कार्बन पे संकरण क्या हो? sp2 हो, तभी तो समतलीय होगा, तो दूसरा समतलीय होना चाहिए। तो चेक करो, हर एक कार्बन पे संकरण डबल से जुड़ रहा है, डबल से जुड़ रहा है, वो डबल से नहीं जुड़ रहा, बट उसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो प्लस वाला कार्बन पे संकरण भी sp2 होता है। तो यहाँ पर तीनों कार्बन पे संकरण sp2 है, इसका मतलब ये समतलीय है। और तीसरी कंडीशन क्या है इसमें? कॉन्जुगेशन हो, तो डबल है, सिंगल है, पॉजिटिव है, डबल सिंगल प्लस, इसका मतलब इसमें क्या है बेटा? कॉन्जुगेशन भी है। डबल सिंगल प्लस बताया था ना, डबल हो, सॉरी, डबल हो, सिंगल हो और फिर पॉजिटिव या फिर माइनस, दोनों में से कोई एक हो, कॉन्जुगेशन है। तीसरा हकल नियम का पालन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और मैंने आपको बताया था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में कितने, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या 6 हो, या फिर 10 हो, या फिर 14 हो। इसके अंदर आप देखोगे ये तो प्लस है, यहां तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन? कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। पॉसिबल है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। फिर भी हम निकाल लेते हैं कि 4n+2 बराबर 2 के है, तो 4n बराबर 2 - 2 मतलब 4n बराबर 0, तो n बराबर 0। भाई आप 0 को किससे डिवाइड करो, वो 0 ही आता है। क्या n का मान 0 पॉसिबल है? तो मैंने बताया था n का मान क्या क्या आ सकता है। n का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन। तो n का मान 0 पॉसिबल है, तो मैं कहूंगा ये एरोमेटिक है। चौथा आप ले सकते हो, ये माइनस वाला। आपको पता होना चाहिए बेटा, माइनस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं यहां दिखा देता हूं माइनस और 2 इलेक्ट्रॉन। ये अब यहां डबल है, तो चक्रीय है। क्या ये एरोमेटिक वो देखना है, तो चक्रीय, बिल्कुल चक्रीय है। दूसरी बात, हर एक कार्बन पे संकरण क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए, तभी तो वो समतलीय होगा। जब प्रत्येक कार्बन पे संकरण होगा क्या? sp2, तो यहां ये डबल से जुड़ रहा है मतलब sp2 है, यहां ये डबल से जुड़ रहा है मतलब sp2 है। भाई यहां ये डबल से नहीं जुड़ रहा, ये वाला कार्बन डबल से जुड़ रहा है क्या? ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है, डबल से नहीं जुड़ रहा। दूसरे इस कार्बन पे प्लस भी
नहीं है, माइनस है अब तो, प्लस भी नहीं है। तो इसका मतलब sp2 संकरण तो या तो डबल बॉन्ड से जुड़े वाले कार्बन पे आ सकता है, या फिर जिस पे प्लस उस पे आ सकता है। तो यहां पर जो संकरण आता है वो आता है sp3, और अगर sp3 आ गया तो फिर इसकी संरचना समतलीय नहीं होगी, और अगर समतलीय नहीं होगी तो फिर ये एरोमेटिक नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूं ये एरोमेटिक नहीं है भाई, एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बेटा। चौथा एग्जांपल ले लो, अगर मैं इसकी बात करूं, चारों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, कभी बीच में भूल जाओ एकदम, चारों कंडीशन देखने। जैसे यहां पर ध्यान से देखना बेटा, पहला आपको पता है ये चक्रीय है, साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, चक्रीय है। दूसरा आपको देखना है इसके हर एक कार्बन पे संकरण sp2 होना चाहिए, तभी तो समतलीय होगा। तो समतलीय भी है भाई ये, क्योंकि हर एक कार्बन पे संकरण sp2 आपको दिख गया होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है। तीसरी बात कि हमारे पास इसमें कॉन्जुगेशन हो, तो डबल सिंगल डबल, अरे है ना, डबल सिंगल डबल या डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन भी है। चौथा इसमें क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और इस हिसाब से या तो 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन, या फिर 14 इलेक्ट्रॉन। इसके हिसाब से आप देखोगे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां है, तो 4 वाला तो कोई आंसर है ही नहीं। इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। फिर भी निकाल लेते हैं कि 4n+2 बराबर कितने के हैं, 4 के, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें। n का मान निकालो, तो 4n बराबर 4 - 2, तो 4n बराबर 2। तो 4n बराबर बेटा, सॉरी, तो n बराबर 2/4, 2/4 मतलब 1/2। क्या n का नंबर 1/2 पॉसिबल है? नहीं, n तो या तो 0 हो सकता है, या 1 या 2 या 3 या 4, 1/2 पॉसिबल नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं नॉन एरोमेटिक। ये एरोमेटिक नहीं है भाई, नॉन एरोमेटिक, ये हमारा एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है। ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। इसी हिसाब से आप डायरेक्ट देख सकते हो कि कौन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक नहीं है। जैसे मेरे पास ये नैफ्थलीन हो गया, ये नैफ्थलीन हो गया। अब इसमें देखोगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है भाई, चक्रीय भी है, हर एक कार्बन पे संकरण sp2 होगा, चेक करना, हर एक कार्बन पे संकरण sp2 होगा, समतलीय हो जाएगा, कॉन्जुगेशन भी है। और चौथी बात, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये एरोमेटिक। इसका नाम है नेप्थोल। नेप्थोल। एक होता है एंथ्रासीन, उसमें 3 रिंग एक साथ जुड़ती है, एंथ्रासीन। ये इसे बोलते हैं एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा और परफेक्ट चीजें क्लियर हो होगी। पढ़ते रहिए, मेहनत करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।